last 4 classes we have learned and discussed of final accounts for sole proprietorship and trader position. Trader मतलब जो गुड्स परचेज करता है एंड गुड्स को सेल करता है, बाहर से गुड्स परचेज किया सेल किया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडर। तो ट्रेडर का फाइनल अकाउंट कैसे होता है वो हम लोग देखें, राइट। बेसिकली ट्रेडर का फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग क्लियर एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडर के पास जो भी ओपनिंग स्टॉक रहता है वो रहता है, एंड उसके बाद जो परचेज किया एंड परचेज से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट खर्चा था वो आया, एंड डायरेक्ट एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है, लाइक डायरेक्ट वेजेस वगैरह रॉयल्टी वगैरह ये सब आया, एंड वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक्स, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट वगैरह रहता है वो सब करने के बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था, बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न्स। परचेज में जो भी एडजस्टमेंट था ड्रॉइंग्स वगैरह का, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वो सब करने के बाद, ठीक है, एंड अगेन लेस करना था क्लोजिंग स्टॉक और वहाँ पे ऐड करना था डायरेक्ट वेजेस वगैरह, लेस करने से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जा रहा था। तो कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या देते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा है, जो भी इनडायरेक्ट इनकम वगैरह वो आ जाता है बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज। ये बेस्ड ऑन दैट हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ कवर किए, सी फाउंडेशन का बहुत सारे सम्स एंड एडजस्टमेंट किए। तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। अगर कोई सोल प्रोवाइडरशिप है, कोई अगर सोल प्रोवाइडर अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसका फाइनल अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर करते हैं। सेम है ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट तो यहाँ पे भी है, बट इन एडिशन टू ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोलने पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। So now we will discuss on manufacturing account. Manufacturing account होता क्या है, how to prepare manufacturing account, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज, जब एक मैन्युफैक्चर करते हैं उसका प्रोसेस क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या करता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, राइट। उसके पास कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक भी रहता है एंड कुछ स्टोरेज स्टॉक भी रहता है। तो माय क्वेश्चन इज दैट जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते हैं वहाँ का पर्पस क्या रहता है, जो भी गुड्स बनाते हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये मेरा पर्पस है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम लोग का पर्पस क्या है, क्या कैलकुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर प्रिपेयर करेंगे हम देखेंगे वहाँ पे हम लोग का पर्पस है जो भी गुड्स प्रोडक्शन किए हम उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका कॉस्ट क्या है। तो बेसिकली कोई भी गुड्स अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, वन इज मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद उसमें स्टोर्स आइटम लगता है, वेजेस लगता है, रॉयल्टीज लगता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी अगर गुड्स कोई मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व है। बेसिकली तीन एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर्स। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर्स। अब मटेरियल में भी दो पार्ट होता है, एक होता है तुम्हारा रॉ मटेरियल, एक होता है स्टोर आइटम। एक गुड्स जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका रॉ मटेरियल भी यूज होता है एंड स्टोर आइटम भी यूज होता है, राइट। तो जैसे कि देखना हर चीज का रॉ मटेरियल चाहे मटेरियल हो चाहे लेबर हो या एक्सपेंडिचर हो, इसका हर दो पार्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, राइट। तो सबसे पहले चीज सर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे देखें जब भी लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे लिखें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल कंज्यूम बोल के। वहाँ पे मटेरियल कंज्यूम मीन्स एक जो प्रोडक्शन हम किए उसमें अल्टीमेटली कितना मटेरियल यूज किए, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग हम लोग जान लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है। देन वी कैन प्रोसीड कि सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जब भी कोई अच्छे से सुन लो, ठीक है, समझ लो, लेट्स अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। जब भी कोई सपोज एक गुड्स है, ठीक है, जब भी हम कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं उसमें जो अल्टीमेटली इंग्रेडिएंट्स रहता है दैट इज माय डायरेक्ट मटेरियल, जिसका बिगर कोई प्रोडक्शन गुड्स बन ही नहीं सकता। सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बिरयानी। मैं मेरा जब भी क्लासेस में हम कॉस्टिंग में बिरयानी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज बिरयानी बनाना है, मेरा लिए प्रोडक्ट क्या हो चुका है, बिरयानी, राइट। अब बिरयानी बनाने के लिए मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होता है, राइस, चिकन, मटन, जो भी तुम्हारा आलू, प्याज, अनियंस वगैरह जो भी ये सब लगता है। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर बिरयानी। सेम अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं इस पेन का, इस पेन को बनाने में रॉ मटेरियल क्या लगा हुआ, इंक लगा हुआ, इसका जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है। अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट जो बन गया उसमें जो जो कंपोनेंट घुसा हुआ है इट्स माय डायरेक्ट रॉ मटेरियल, जिसका बिगर ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम शर्ट का एग्जांपल ले, अगर शर्ट पहने उसमें बहुत टेक्सटाइल आइटम जो भी लगा हुआ ये सब डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होता है, अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं उसका बाहर में जो इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ रहता है, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट अगर तुम परचेस करें तो बोलता है व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। वही तुम्हारा डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, जिसका बिगर प्रोडक्शन हो ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल दोस मटेरियल व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट का एक हिस्सा बन जाता है, वही तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल है, ओके।
अब क्वेश्चन है, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं डायरेक्ट मटेरियल छोड़ कुछ ऐसा मटेरियल भी रहता है जो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं बनता बट उसको बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि बहुत सारा मशीन्स वगैरह फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन चलता है। अब मशीन्स को चलाने के लिए बहुत सारे स्टोर आइटम्स रहते हैं, स्पेयर्स आइटम रहते हैं, ठीक है, लाइक लुब्रिकेंट ऑयल्स। मशीन तो बिना पावर फ्यूल के चलेगा नहीं, लुब्रिकेंट्स ऑयल, पेट्रोल, डीजल्स वगैरह, छोटे छोटे स्टोर्स आइटम, टूल्स, जिग्स, ये सब बहुत सारा आइटम्स वगैरह लगता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग अगर प्लांट विजिट किया होगा, हम लोग कन्वेयर बेल्ट क्या होता है देखना, बेल्ट से मटेरियल यहाँ से उस जगह जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये सब भी क्या है, सब तो स्टोर आइटम है, ठीक है। कभी कभी खराब हो जाता है, करने पड़ता है। बहुत सारा फैक्ट्री में अगर तुम कभी विजिट करेगा बहुत सारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम मिलेगा, ये सब भी क्या है, मटेरियल। बट ये सब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। स्टोर्स आइटम व्हाट इज दिस, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता बट इसको बनाने में तो हेल्प करता है, राइट। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। फाइन। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता बट इसको बनाने के लिए चाहिए होता है। लाइक एक मशीन चलाने के लिए लुब्रिकेंट्स, पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह चाहिए होते हैं। एक मशीन खराब हो गया उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ स्पेयर्स आइटम, स्टोर आइटम चाहिए होते हैं। दिस ऑल आर व्हाट, इनडायरेक्ट मटेरियल। बट डायरेक्ट मटेरियल क्या है, एक मटेरियल को, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो भी इसमें मटेरियल लगा हो। सपोज हम लोग यहाँ पे BF कोक बनाते हैं, राइट। BF कोक क्या होता है, कोल से, कोयला से बनता है, कोल। तो कोल इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ BF कोक। लाइक हम लोग यहाँ पे स्टील बनाते हैं, स्टील किसी हॉट मेटल से बनता है, तो हॉट मेटल इज द डायरेक्ट रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील। अगेन हम लोग बनाते हैं TMT बनाते हैं, TMT बिलेट से बनता है, तो बिलेट इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग TMT, ओके। बट फॉर मेकिंग द TMT बार जो ऐड होता है टीवी पे, बिलेट लगा, बट इसको छोड़कर अदर्स मटेरियल जो लगा, स्टोर आइटम, लाइक जो मैन्युफैक्चर, जो मर्चेंट मिल, जो बार मिल बोलते हैं, जो चलता है वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम लगता है, रोल कंज्यूम होता है। क्या रोलिंग होता है, बिलेट क्या होता है, एक छोटा सा चीज ये रहता है, ये रहता है, बिलेट फॉर्म रहता है, उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करके और हीट करके उसको हम लोग आटा बेलते हैं ना, उसी मशीन में बेलने का वो क्या करते हैं, जितना ज्यादा रोल होते रहता है लंबा होते चले जाता है। ये सब क्या रोल आइटम, ये सब रोल्स वगैरह क्या, सब ऑपरेटिंग सप्लाई, ये रोल्स मतलब क्या, स्टोर्स आइटम, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम, तो बहुत सारे आइटम लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो मटेरियल के बारे में समझ में आया। एक कंपनी में मटेरियल जो हम लोग स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक क्या है, किसका हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, राइट। फर्स्ट रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, स्टोर आइटम जितना भी उसका स्टॉक हो सकता है, उसके बाद फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, WIP, ये चार चीज का स्टॉक होता है। फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टॉक मींस चार चीज ही होता है, आइदर रॉ मटेरियल तुम्हारे पास कितना है, ठीक है, स्टोर आइटम कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, WIP कितना है। WIP क्या होता है, जो आधा इनकम्प्लीट सिचुएशन में रहता है, रॉ मटेरियल से माल प्रोड्यूस कर रहे थे जो आधा अधूरा होके है काम, जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस में अगला मंथ कंप्लीट होगा, फॉर अ पर्टिकुलर डेट वो WIP था, ठीक है। सो ये तो तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल था। तो अभी हम फिलहाल क्या डिस्कस करें, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अभी हम क्या डिस्कस करें, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट में ऑलरेडी यूज में लेक्चर नहीं जा रहा है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोग डिस्कस करें, कोई भी प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं उसमें बेसिकली तीन मेजर एलिमेंट रहता है, दैट इज वन इज मटेरियल, दिख रहा है तुम लोगों को बोर्ड में, ठीक है, दिख रहा है, वन इज मटेरियल, दूसरा सेकंड इज लेबर, ठीक है, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर, राइट, फाइन। अब मटेरियल मतलब यहाँ पे एक होता है रॉ मटेरियल और स्टोर आइटम्स, स्टोर एंड स्पेयर्स जो आइटम होता है, बस मटेरियल मतलब यही समझते हैं हम लोग। फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मटेरियल इज व्हाट, यही है, इसको छोड़ के तो कुछ नहीं, आइदर रॉ मटेरियल होगा या फिर स्टोर्स एंड स्पेयर आइटम होगा। फिनिश गुड्स जो है उसको तो हम लोग गुड्स हिसाब से ट्रीट करते हैं, उसको तो रॉ मटेरियल वर्ड हम लोग नहीं लाते, ठीक है। अब क्या मटेरियल में दो पार्ट होता है, राइट, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल, ओके। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, दोज मटेरियल व्हिच बिकम्स पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जिसका बिगर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर ये मटेरियल सपोज एक पेन मैन्युफैक्चरिंग करना है हमको, ठीक है, ये पेन बनाने के लिए हमको इंक चाहिए, इसका बॉडी पार्ट चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए, दीज आर व्हाट डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल जो है मैक्सिमम क्या होता है, रॉ मटेरियल ही होता है, जो अल्टीमेटली बिकम्स पार्ट of the what final product,
ठीक है। एंड दूसरा चीज इट इज इजीली आइडेंटिफाइबल होता है, इजीली बोले या फिर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल। सपोज प्रोडक्ट ए हम मैन्युफैक्चर किए, राइट, तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल लगा XYZ, तो हमको पता है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगा XYZ, कितना लगा सब पता है, इट्स डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल मिल रहा है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो इसका नॉट बिकम पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट बट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है इसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, इसमें कुछ स्टोर्स आइटम भी हो सकता है, कुछ इसमें क्या जो तुम्हारा अल्टीमेटली इसका हिस्सा नहीं बनता बट इसमें हेल्प करता है। मैक्सिमम इसमें क्या आता है, मेनली यहाँ पे स्टोर्स आइटम आता है, स्टोर्स, स्पेयर्स। स्टोर्स मतलब समझ रही हो, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब, पावर एंड फ्यूल, ये सब तुम्हारे यहाँ पे आए थे स्टोर आइटम, ठीक है। ये सब तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर आप तुमसे पूछे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या बना कैलकुलेट करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल लिया है, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च होगा हमको कंसीडर करना है, सिंपल सी चीज है। इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा डायरेक्ट मटेरियल भी लगा, इस प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगा, ठीक है। नेक्स्ट लेबर। लेबर क्या है, एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट लेबर, दूसरा है तुम्हारा इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लेबर क्या होता है, सी जैसे तुम लोग पता है स्टार्टिंग से हम बोले थे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का एग्जांपल ले लो, वहां पे इन एडिशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट प्रोडक्शन हब छोड़ के बहुत सारा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट भी रहता है। अगर अपना प्लांट का हम लोग बात करते एग्जांपल लेते हैं, वहां पे जैसे कि बहुत सारा तो वो 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 करके, दिस आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बस ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्शन करना, बट हमको उसके लिए पहले क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो एक कंपनी में क्या होता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट रहता है, R&D। अब रॉ मटेरियल परचेस कौन करेगा, उसके लिए एमएम मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या फिर परचेस डिपार्टमेंट, ओके। तो रॉ मटेरियल हम परचेस किया, ये क्या किया, R&D स्टॉक मेंटेन किया, इसको सप्लाई कर दिया। अब हम स्टोर आइटम चाहिए, क्या चाहिए, एमएम स्टोर आइटम परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट भी रहते हैं, स्टोर्स डिपार्टमेंट भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये लोग प्रोडक्शन वगैरह कर लिए, अब उसका कॉस्ट कितना हो रहा है, कितना क्या सेल है, उसके लिए तो फिनांस डिपार्टमेंट में हमको चाहिए ना, फिनांस चाहिए अकाउंटिंग के लिए। सेल के लिए क्या चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए हमको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए। अब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव का काम देखने के लिए कौन चाहिए, एडमिन डिपार्टमेंट चाहिए हमको, ठीक है। HR डिपार्टमेंट चाहिए मैन पावर इक्विपमेंट के लिए, सेफ्टी डिपार्टमेंट चाहिए, प्लांट में कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, सेफ्टी डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। बहुत सारा डिपार्टमेंट। अब क्या है, सपोज हमको अलग से बहुत सारा बड़ा कंपनीज में क्या होता है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज रहता है, टाउनशिप फैसिलिटीज रहता है, पावर सप्लाई के लिए बाहर से जो पावर परचेस करते हैं, फिर खुद हम पावर प्लांट में बैठाते हैं, PMD पावर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, ये सब बहुत सारे डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व है। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, WMD वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है, बाहर से वाटर परचेस किए, उसको प्रोसेस किए, पूरा प्लांट में टाउनशिप में सप्लाई करिए। तो इन एडिशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट आर इन्वॉल्व। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल कौन देगा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जो सप्लाई करेगा। मेरे पास कुछ स्टॉक रहते हैं, जैसे मेरा स्टॉक खत्म होगा रॉ मटेरियल, तो हम बोलेंगे कि भाई मेरा स्टॉक खत्म, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो रॉ मटेरियल सप्लाई करो, सप्लाई करेगा हमको। अब ये भी अपना कुछ स्टॉक मेंटेन करता हो, इसको जब खत्म होने वाला वो अपना परचेस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा, तो परचेस डिपार्टमेंट बाहर से परचेस करके लेकर आएगा, आगे से लेकर रखता है, आज खत्म होगा लाएंगे तो फिर प्रोडक्शन स्टॉक हो जाएगा ना, हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक लोग मेंटेन करते रहो मटेरियल का, ओके। सेम जैसे कि रॉ मटेरियल का स्टॉक रहता है, सेम स्टोर्स का भी स्टॉक रहता हो, ठीक है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल भी, स्टोर्स दोनों का हम बात करें। सिमिलरली तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या, प्रोडक्शन करना, ठीक है। प्लांट की इतना सारा खर्चा वगैरह और उसका अकाउंटिंग कौन करेगा, फिनांस डिपार्टमेंट बिल पेमेंट करता है, ठीक है, अकाउंट पीएल बैलेंस शीट बनाता है, कॉस्ट बनाता है,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स का काम कर रहा है, एडमिन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट का काम कर रहा है, सेफ्टी का ट्रेनिंग का सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल है, टाउनशिप्स है, अलग अलग बहुत छोटा छोटा सर्विस डिपार्टमेंट सब खोल के बैठा होता है, रिपेयर्स का लोगों का, ठीक है, बहुत सारा क्वालिटी टेस्टिंग का डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, ऐसा मल्टीपल डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व। तो अब क्या है यहाँ पे एक लेबर मतलब क्या होता है कि हम वेजेस एंड सैलरीज का बात करें। अब डायरेक्ट लेबर मतलब व्हाट, डायरेक्ट लेबर मतलब दोज एम्प्लॉइज, लेबर मतलब जो लेबर ने मतलब जो समझते वो लेबर है, लेबर में एक ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, एक एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व है, जेम रैंक का भी इन्वॉल्व। लेबर एक वर्ड है, एक्चुअली इट इंडिकेट्स सैलरीज एंड वेजेस का जो खर्चा। अब डायरेक्ट लेबर क्या होता है, जो दैट मैन पावर जो कि ना डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है। सपोज ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, ये बी है, सी है एंड डी है, राइट। तो प्रोडक्ट ए बनाने में कितना मैन पावर इन्वॉल्व है, उसका जो खर्चा है, तो हम जब प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो खर्चा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज है। मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाएबल, जहां पे डायरेक्ट वर्ड आएगा दैट मींस दिस एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली आइडेंटिफाएबल कि हां ये खर्चा जो है इसी प्रोडक्ट को बनाने में हम किए। तो डायरेक्ट लेबर आर व्हाट इन्वॉल्व वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। बाकी जो हम फिनांस डिपार्टमेंट में है, ये बंदा मार्केटिंग में, स्टोर्स में, एमएम में, ये लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। नो प्रोडक्शन में यहाँ पे जो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में जो मैन पावर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वही इन्वॉल्व है। तो उसी का ना सैलरी एंड वेजेस मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाना चाहिए। देखा तुम लोग का मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट वेजेस वर्ड है ना, तो डायरेक्ट वेजेस इज व्हाट, डायरेक्ट वेजेस मींस जो दोज मैन पावर सैलरी एंड वेजेस हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो कि ना इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। उसको छोड़ के बाद बाकी डिपार्टमेंटल खर्चा वगैरह है वो सब क्या है, इनडायरेक्ट उसके। सपोज मेरा कंपनी में क्या होता है, हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। अब 4 प्रोडक्ट बनाने में 4 तो ए बी सी डी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर खर्चा तो आएगा, बट इसको छोड़िए बाहर के डिपार्टमेंट का खर्चा है, रॉ मटेरियल, एमएम डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, फिनांस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या वो सेफ्टी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, टाउनशिप, सर्विस डिपार्टमेंट, ये सब का जो सैलरी मटेरियल कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली तो इसको हमको प्रोडक्ट में चार्ज करना है। तो एक हम लोग एक ओवरहेड बोल के चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे देखिए इनडायरेक्ट जितना भी सैलरी वेजेस होता है उसको हम लोग ऐसा ओवरहेड एक प्रोपोर्शन में चारों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्टीमेटली ये जो इन सब का जो पूरा खर्चा है, एक पोर्शन इस प्रोडक्ट ए में आएगा, एक बी में आएगा, सी में आएगा, डी में आएगा, ऐसा प्रोपोर्शनेट एक रेशियो बना के हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग में इनडायरेक्ट वेजेस भी आएगा ना। डायरेक्ट वेजेस तो आपको पता था, इनडायरेक्ट वेजेस जो इनडायरेक्टली जो मेरा डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल इट विल बिकम द पार्ट ऑफ माय कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज़ दीस डिपार्टमेंट आर एग्जिस्टिंग बिकॉज़ ऑफ अस। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बोल के अदर डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व, तो भाई तुम्हारा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग में अदर डिपार्टमेंट का जो सैलरी वेजेस वो भी तो आना चाहिए, राइट। तो कहां हम चार्ज करेंगे, अल्टीमेटली वो बनाना है कॉस्ट प्रोडक्ट, तो एक कंपनी जो भी खर्च कर अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट में चार्ज करना है, अदरवाइज कॉस्टिंग में सही नहीं होगा। एक होता डायरेक्टली खर्चा कितना है तो वो पता है, एक होता इनडायरेक्ट खर्चा कितना है जो कि ना ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेबर इक्वल हमारा नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। लाइक एग्जांपल समझ में आपके वाला ये इसका सैलरी, इसका सैलरी, इसका सैलरी, इसका सैलरी, ये सब का जो सैलरी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़ के, ठीक है, फाइन। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एक था हमारा मटेरियल, दूसरा था लेबर। मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल तुम्हारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल भी तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट मटेरियल को पूरा पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाने में इतना मेरा मटेरियल लगा है। डायरेक्ट मटेरियल में स्टोर से पूछ सकता है, रॉ मटेरियल मोस्ट ऑफ द टाइम रॉ मटेरियल ही आता है, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, कुछ स्टोर आइटम में आइडेंटिफाइबल रहता है कि हाँ इस प्रोडक्ट बनाने में स्पेसिफिकली इतना स्टोर आइटम मेरा लगा है, इसलिए डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल स्टोर आइटम। कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगता है जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होता, बट इनडायरेक्टली हमको पता रहता है कि ये सब खर्चा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेबर। लेबर एक होता डायरेक्ट लेबर, जैसे डायरेक्ट वेजेस वर्ड तुमको मिलेगा, डायरेक्ट वेजेस मतलब वर्ड इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा है, ये हम ये आइडेंटिफाइबल है, हमको पता है कि डायरेक्टली खर्चा है। और इनडायरेक्ट लेबर का कॉमन खर्चा जो कि ना उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं है, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है, जो इतना सारा मल्टीपल डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व था, राइट। नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खर्चा है जो कि ना एक एज अ ओवरहेड यहाँ पे हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है, OH ओवरहेड। अब बचा हमारा एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास इतना सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है। सपोज हम प्रोडक्ट ए का कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो अब हमको अगर पता है इफ इट इज आइडेंटिफाइबल फॉर अस कि प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट में ये खर्चा किए अदर देन रॉ मटेरियल, स्टोर आइटम, मटेरियल, लेबर और क्या क्या खर्चा हुआ, अगर ये तुमको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाता है तो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे भी डायरेक्ट और मतलब इजीली आइडेंटिफाइबल है। एक कंपनी में बहुत सारा खर्चा होता है, एक होता है कॉमन खर्चा, एक होता है अनकॉमन, एक होता है तुम्हारा स्पेसिफिक खर्चा। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक खर्चा, यहाँ पे एक होता है तुम्हारा एक्सपेंडिचर, देखो दिख रहा होगा, एक हुआ तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दूसरा है तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ओके, डायरेक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, जो प्रोडक्ट ऑब्लिक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के लिए हम एक खर्चा किए। सपोज इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको एक लेआउट, एक डिजाइन चाहिए था, ठीक है, तो हम क्या एक सर्विस इंजीनियर को बुलाए, उसे सर्विस ले प्रोडक्ट का डिजाइन एंड लेआउट प्रिपेयर किया, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको स्पेसिफिकली एक मशीन का रिनोवेशन का जरूरत था, तो उसके लिए हम क्या मशीन का मेंटेनेंस करवाए, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक खर्चा। ओके, सपोज इसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम कुछ काम करवाए, रिपेयर मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, ये सब हमारा डायरेक्ट मतलब अदर देन मटेरियल एंड लेबर जो भी खर्चा है। एक्सपेंस मींस अदर देन व्हाट, मटेरियल एंड लेबर, जो भी वो तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो प्रोडक्ट या फिर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो पता है, हाँ ये खर्चा पर्टिकुलरली प्रोडक्ट ए के लिए है, नॉट फॉर प्रोडक्ट बी। दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट अ कॉमन एक्सपेंडिचर, ये जस्ट प्रोडक्ट ए बनाने के लिए स्पेसिफिक है, ना कि हमको रॉयल्टी पेमेंट करने पड़ता है या फिर जो भी है लाइसेंस पेमेंट करने पड़ता है वो डिपार्टमेंट को, या फिर स्पेसिफिक इंजीनियरिंग का सर्विसेज वगैरह लेने पड़ता है। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब इनडायरेक्ट क्या है, ये है तुम्हारा कॉमन खर्चा। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है, जो आइडेंटिफाइबल हम नहीं कर पा रहे, ये खर्चा इसके लिए स्पेसिफिक कॉमन खर्चा। दिस आर कॉमन एक्सपेंडिचर्स, नॉट डायरेक्टली इजीली आइडेंटिफाइबल, ये कॉमन खर्चा है। क्या हो सकता है बोले तो कॉमन खर्चा, ये जो लेबर छोड़कर एक कंपनी बहुत सारे, सपोज एडमिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैन पावर कॉस्ट छोड़ के, सैलरी छोड़ के अब बाकी खर्चा नहीं है, चाय पानी का खर्चा, डिफेंस एक्सपेंडिचर, रिपेयर तरह से खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है इतना सारा कुछ भी, हम वहाँ भी तो प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा होता है, टेलीफोन बिल्स वगैरह, पोस्टेज टेलीग्राम। सेम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसका सैलरी छोड़ कर, उसका सैलरी तो इंडायरेक्ट है, उसका सैलरी छोड़ कर बाकी जो डिपार्टमेंट कोई खर्चा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। सेम टाउन्स, अगर तुम बात करो एक कंपनी को हॉस्पिटल फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसका सैलरी चलो इंडायरेक्ट लेवल में आ गया, पर उस डॉक्टर का सैलरी छोड़ के बाद बाकी जो हॉस्पिटल में रिपेयर मेंटेनेंस आ रहा है हो रहा है, इतना मेडिसिन परचेज हो रहा है, ऑपरेशंस का इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज हो रहा है, ठीक है ना, पेंटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, सब कहाँ जाएगा, ये सब तुम्हारा सब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। एक कंपनी अगर तुमको टाउनशिप रहने का क्वार्टर फैसिलिटी देता है, एक बड़ा टाउनशिप मेंटेन कर रहा है, टाटा वगैरह में देखेगा, जैसे कि हम लोग अभी टाउनशिप वगैरह है, टाउनशिप में कितना हजारों 10 लाख 20 लाख 15 हजार हमारे एम्प्लॉइज है, तो उसका क्वार्टर भी है, रेसिडेंशियल क्वार्टर, तो उसको मेंटेनेंस करता है ना, वो सब मेंटेनेंस का खर्चा तो कॉमन खर्चा है। क्या हम बोल सकते हैं ये जो क्वार्टर का खर्चा स्पेसिफिक प्रोडक्ट ए के लिए, नो, ये तो कॉमन खर्चा है, सबके लिए क्वार्टर का फैसिलिटी, राइट, कॉमन खर्चा, ये हम इजीली नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ए के लिए है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब जो स्पेसिफिकली इसी के लिए, ये तो कॉमन नेचर का खर्चा है। सपोज एक टाउनशिप में एक कंपनी तो क्या करता है, अदर देन फैक्ट्री के बाहर पावर सप्लाई भी करता है, कर रहे हैं ना टाउनशिप जहाँ पे क्वार्टर है, तो सभी क्या है, कॉमन खर्चा है यहाँ पे, ठीक है, रास्ता का मेंटेन कर रहे हैं। सिमिलरली तुम्हारा क्या बात अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़कर जो बाकी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है उसमें से सैलरी को हटा दो, ठीक है, तो वो सब खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़ के जो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट्स डिपार्टमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, अगर वो कंपनी में हॉस्पिटल फैसिलिटीज है तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, पावर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एक्सेट्रा बहुत सारा सर्विस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़ के एक आधा है, उसमें मैन पावर कॉस्ट चलेगी, चलो इनडायरेक्ट लेबर, बाद में खर्चा भी तो लगता है भाई, ठीक है, तो वो सब खर्चा सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो कि हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट ए के लिए इतना खर्चा हुआ, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, इसको एक रेशियो में हम लोग बांटते हैं। सपोज
खर्चा मेरा आ रहा है 100 करोड़। तो इस 100 करोड़ में से सपोज एक रेशियो निकाले 20:20:30 जो भी करके उसको एक रेशियो में हम तोड़ देंगे। अल्टीमेटली प्रोडक्ट की एबीसीडी, अल्टीमेटली मेरा क्या करने पड़ता है, अल्टीमेटली में प्रोडक्ट का कॉस्ट में घुसाना है। कैसे घुसाएंगे, इनडायरेक्टली घुसाएंगे। एक प्रोडक्ट का जब कॉस्टिंग बनाते हैं, देखो तुम लोग मैनेजमेंट अकाउंट में रहेगा, एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। देखने एक वर्ड है प्राइम, वर्ड इज प्राइम कॉस्ट, जो तुम्हारा लगा। यहां पे देखना डायरेक्ट मटेरियल लगा, ओके, ये हो गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। देखना दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। मैं एक प्रोडक्ट को बनाने में मेन मेरा खर्चा क्या है, प्राइम कॉस्ट। देखना एक वर्ड है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, प्राइम कॉस्ट। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए इसमें जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्वड है, दिस इज माय प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे अगर नहीं समझा तो बैठा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले फर्स्ट देखो तुम लोग को वहां पे है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में था एक वर्ड, जैसे प्राइम कॉस्ट में एक वर्ड, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, जो अभी हम लोग देखे थे डायरेक्ट मटेरियल, जो कि ना इस प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली खर्चा हुआ है मेरा, डायरेक्ट लेबर, जो कि ना इस प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली मेरा लेबर कितने इन्वॉल्व था उसका सैलरी एंड वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो मेरा डायरेक्टली मेरा खर्चा हुआ है प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, दिस इज माय प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट वेजेस। अब बाकी इधर इनडायरेक्ट वर्ड था, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि ना हेल्पिंग नेचर का काम करे, इनडायरेक्ट मटेरियल मशीन चलाने में मेरा खर्चा हुआ, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोल, डीजल, स्पेयर आइटम वगैरह, ठीक है, जो कि ना आइडेंटिफाइबल नहीं है, नहीं पता कितना खर्चा हुआ। इनडायरेक्ट लेबर, जो कि ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़ के बाद यदि नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैन पावर का सैलरी एंड वेजेस, ओके, तो मेरा सैलरी वेजेस कहां आता है, इनडायरेक्ट ओवरहेड लेबर बोल के आता होगा कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चा, कॉमन खर्चा की बात करें यहाँ पे, एक कंपनी में खर्चा मल्टीपल एक्सपेंडिचर्स आती है, एक होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, होता है कॉमन खर्चा, जो तुम्हारा नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खर्चा है वो अल्टीमेटली क्या है, कॉमन खर्चा बोलते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट कहां गया, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ये भी तुम लोग टॉपिक में ओवरहेड, व्हाट इज ओवरहेड, तो हम इस पॉइंट डिस्कस करें व्हाट इज ओवरहेड, क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दिस इज माय ओवरहेड। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में एक होता है डायरेक्ट खर्चा, एक होता है इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है एंड व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। डायरेक्ट मटेरियल जो कि ना प्रोडक्ट का अल्टीमेटली हिस्सा बन जाता है, डायरेक्ट लेबर जो कि ना उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो कि ना उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक खर्चा है या फिर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक खर्चा है। तो इसको छोड़ बात करें जो भी खर्चा है लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेज, एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी बोले सब क्या ओवरहेड है। ओवरहेड का कॉमन खर्चा है, एक हम नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कितना है, तो उसका हम क्या करें, एक प्रोपोर्शन बना के, एक रेशियो बना के, अल्टीमेटली सपोज ओवरहेड हुआ मेरा कंपनी में इस महीने का 100 करोड़, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मिला के, तो उस 100 करोड़ को हम क्या करेंगे, अगर हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं तो चारों प्रोडक्ट में एक रेशियो में तोड़ेंगे, एक ओवरहेड होगी चैप्टर है कॉस्टिंग में, सीएनसी में इंटर में, वहां पे देख लेंगे। तो अल्टीमेटली इफ आई आस्क यू कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मेरा पर्पस क्या होता है बनाने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा जैसे डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएगा, इस तीनों क्या होता है प्राइम कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी तो अल्टीमेटली इसका कॉस्ट है, जो ओवरहेड बोल के हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। दैट मींस अगर हम इसको फॉर्मूलेट करें, दैट मींस अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा, प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इन एडिशन टू दैट ओवरहेड भी मिलेगा ना हमको, ओवरहेड में क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो ओवरहेड ही मिलेगा। अब ओवरहेड दो तीन टाइप का होता है, एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है एडमिन ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और टाइप ओवरहेड है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह है, एडमिन ओवरहेड वगैरह, ये सब तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का अंदर जो डिपार्टमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व है अदर देन दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे तो तुम अगर मेरा प्लांट विजिट किया होगा, कोई भी प्लांट विजिट करेगा, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़ के फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो वहाँ भी तो कुछ इनडायरेक्ट खर्चा होता होगा, ओवरहेड खर्चा होता होगा, ठीक है, तो वो सब का खर्चा कहाँ जाएगा, ऐसा प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड बोल के ट्रीट करते हैं। और बाकी एडमिन
ओवरहेड जो है ये भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है। तो अगर नाउ इफ आई आस्क यू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, प्राइम कॉस्ट आएगा सबसे पहला चीज। अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बना, कॉस्ट शीट क्या होता है, एक कॉस्ट स्टेटमेंट होता है कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या व्हाट एक्सपेंडिचर्स वर इन्वॉल्वड। उसमें से एक है तुम्हारा प्राइम कॉस्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, डायरेक्ट मटेरियल, बताओ, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो कि ना तुमको पता है। हाँ, इस एक खर्चा जो स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के लिए हुआ है, एक तो इसका डायरेक्ट में स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट को बनाने में एक खर्चा हुआ है, इतना रॉ मटेरियल लगा, इतना मैन पावर लगा, इतना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ है। अब बाकी तुम्हारा क्या ओवरहेड, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, बाद में एक और एक चीज है ओवरहेड। ओवरहेड में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट लेबर। ओवरहेड में दो तीन टाइप का, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या होता है, कॉमन खर्चा, जो कि ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक खर्चा नहीं है, पर हाँ फैक्ट्री में या कंपनी में एक खर्चा हुआ है, इनडायरेक्टली एक खर्चा हुआ बिकॉज ऑफ इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, पूरा पूरी वो खर्चा को एक प्रोडक्ट में नहीं चार्ज करते। अगर 10 प्रोडक्ट बना 10 में चार्ज करेंगे, 5 प्रोडक्ट बना 5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक एलोकेशन मेथड है, ओवरहेड न्यू चैप्टर है सीए एंड सीएमए की तरह, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे हम लोग, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट था, बेसिक टर्म्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को फॉर्मेट में लाते हैं। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको फोटो क्लिक कर लो, हम इसमें डालते हैं, ओके। कोई डाउट, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पूछ लीजिए। अब हम आए थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, राइट। तो जैसे कि अभी तक हम लोग ट्रेडर कंसेप्ट कर रहे थे, बट फाइनल अकाउंट्स की हम लोग किसका, सोल प्रोवाइडर का, बट ही वाज अ ट्रेडर, ट्रेडिंग एंटिटी था, मतलब वो क्या कर रहा था, परचेस कर रहा था एंड सेल कर रहा था। कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेस नहीं कर रहा था, वो क्या करता था, फिनिश गुड्स परचेस किया एंड सेल किया, उसके लिए सिंपली हम लोग ट्रेडिंग पेयर बैलेंस कर लोगे। बट अब हम क्या करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन करना है, जो अभी हम लोग कुछ उसके रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंडिंग सीखे, कुछ टर्म्स का मीनिंग समझे। सबसे पहले हम लोग क्या ओपन करेंगे, बोलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या कैलकुलेट होता है, बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होगा, पर्पस क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से तुम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ट्रेडिंग अकाउंट से ही ना कैलकुलेट करते हैं हम लोग, राइट। तो अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या ये करना है, पर्पस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, सबसे पहले जो अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो उसका पर्पस क्या है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पर्पस क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका पर्पस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना, ये पर्पस है इसका, राइट। तो अब यहीं से तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है सब चुपचाप यहाँ लिखना है। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, दैट मींस कोई प्रोडक्ट को हम लोग जब बनाते हैं बेसिकली तीन कुछ खर्चा है, उसमें से तुम्हारा एक है तुम्हारा, अगर हम प्रोडक्ट का सिंपली यहाँ पे एक करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर हम प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बनाएंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट, उसमें 4 एलिमेंट में ही 4 एलिमेंट आते हैं। एक होगा तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कितना तुम यूज किया, कंज्यूम किया, राइट। दूसरा डायरेक्ट लेबर दैट इज वेजेस कितना लगा, तीसरा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितना था, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्राइम कॉस्ट। मुख्य बैलेंस ये बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, एक प्रोडक्ट का प्राइम कॉस्ट है, यही है मेन खर्चा, बाकी तो कॉमन खर्चा था इस प्रोडक्ट के लिए थोड़ी, सबके लिए किया हमने प्राइम कॉस्ट। अब इसके साथ तुम जोड़ दो ओवरहेड, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी, राइट। ये 4 चीज रहता है। अब एक स्टॉक का एडजस्टमेंट हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही रहता है, हम प्रोडक्शन जितना भी किया उसका कॉस्ट क्या है, कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ, दिख रहा है कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ, डायरेक्ट लेबर कंज्यूम हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कंज्यूम हुआ, दिस इज माय प्राइम कॉस्ट। अब उसके साथ ओवरहेड, ओवरहेड में क्या था, इनडायरेक्ट
मटेरियल लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, यही सब लिखा ओवरहेड में। अब इस ओवरहेड का भी प्रोडक्ट नाम है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, ठीक है, फलाना ठिकाना, बहुत सारे ओवरहेड का नाम है, ठीक है फाइन। यही हम प्रोडक्ट का कॉस्ट में, तो सेम चीज हम स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं करेंगे, हमको अकाउंट फॉर्म में करना है, ठीक है। तो अगर सपोज हमको सबसे पहले पर्पस क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो तुम लोग बोलो। मेरे पास कुछ कभी ना कभी हमेशा एच एंड एवरी टाइम मेरे पास कुछ स्टॉक रहता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो स्टोर आइटम, स्टॉक तो रहता है। तो अगर हम तुमसे पूछे मेरे पास स्टॉक था इतना, परचेस किया इतना, क्लोजिंग स्टॉक है इतना, कंज्यूम का अल्टीमेटली खर्चा कितना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब उस परचेस में अगर रिटर्न है तो रिटर्न को माइनस करना है, ठीक है। उस परचेस में भी अगर कोई भी एडजस्ट उसको एडजस्ट करना है, बेसिकली क्या होगा तुम्हारा, हम जो यहाँ पे दिखाते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल वर्ड लिखो, या फिर स्टोर्स का भी निकालो, स्टोर्स का रॉ मटेरियल प्लस परचेस नेट में एडिशन करने के बाद ये टोटल रॉ स्टॉक था मेरे पास। अब देखिए अभी मेरे पास स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तुम्हारा इतना, तो इसमें कहां किया आरएमसी रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। एग्जांपल मेरा पास 1000 टन मटेरियल था, ऑलरेडी 1000 टन मटेरियल था, हम 10,000 टन और परचेस किए, तो मेरा पास टोटल मटेरियल कितना होना चाहिए 11,000 टन। बट हम देख रहे मेरा पास 500 टन ओनली अवेलेबल है क्लोजिंग स्टॉक में, तो बाद में मटेरियल कहां गया, आई मस्ट हैव यूज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो तुम्हारा कितना यूज कर लिए होंगे 10,500। तो नाउ माय क्वेश्चन है खर्चा क्या है, खर्चा तो ही होता है ना, सॉरी गलती हो गई, ये 500 होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ऊपर में है ना, ये -5 सपोज मेरा स्टॉक था 500, तो बाद में कहां गया 10,500 यूज कर ली, तो यही ना मेरा अल्टीमेटली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मेरा खर्चा तो ही हुआ ना, जितना यूज किया दैट इज माय एक्सपेंडिचर, जो मेरा स्टॉक में वो मेरा एसेट है, राइट। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग पेज में भी देखे थे, वहां पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्यों करते हैं, बिकॉज़ ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पे तो हम लोग ये निकालना है अल्टीमेटली मटेरियल कंज्यूम कितने के, वही तुम्हारा कॉस्ट है जो स्टॉक में, दिस इज नॉट माय एक्सपेंडिचर्स। तो इस चीज को इस फॉर्मेट में नहीं करके ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट फॉर्म में करने से क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्मेट में, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल मींस यहां पे रॉ मटेरियल भी तुम लिख सकते हो, स्टोर्स में लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टोर्स कंज्यूम के साथ दिखाते हैं, नेट में दिखा रहे, स्टोर्स का क्या करते हैं, जब खर्चे तो डायरेक्ट दिखा लेते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जितना था, अब क्या करते हैं ऐड परचेस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 परचेस ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ व्हाट रॉ मटेरियल, राइट। का फिनिश गुड्स को हम बनाएंगे बस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल नेट आफ्टर एडजस्टमेंट परचेस रिटर्न वगैरह करके, ठीक है, माइनस या मतलब परचेस रिटर्न वगैरह माइनस करने के बाद, ओके। तो देखो हम क्या कर रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग क्या करते हैं उल्टा साइड में लिखते हैं ना, पर्पस मेरा ये रहता है, बट हम यहाँ पे नहीं दिखाते, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखाते हैं, माइनस नहीं होगा, क्रेडिट पर माइनस नहीं यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आरएमसी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही है जो चीज यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में करते हैं, उसको अकाउंट में अगर हमको दिखाना है, ओपनिंग स्टॉक इतना था, इतना परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से सेम क्वेश्चन अगर हम तुमसे पूछे सर ओपनिंग आपका तो रॉ मटेरियल इज रॉ मटेरियल जो भी स्टॉक रहता है वो तो एसेट है, तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज़ मेरा पर्पस रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो व्हाट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, सेम चीज तो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नेट में दिखा सकते हो, आंसर खत्म हो गया, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं।
बट हमको वो कैलकुलेट करने के लिए हम लिखा है, बस यही पर्पस है। अदरवाइज एक क्लोजिंग स्टॉक तो तुम्हारा डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा ही। ओके, यहाँ इनकम बेसिकली यहाँ एक्सपेंडिचर आता है, यहाँ इनकम आता है। नॉमिनल नेचर क्या मैं रख देता हूँ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया, अब क्या खर्चा आएगा, वेजेस टू डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस का मीनिंग तुम लोग को समझ आ गया होगा, जो लेबर अल्टीमेट, जो मैन पावर इज अल्टीमेटली इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, अब उसका जो इनडायरेक्ट वेजेस सैलरीज वगैरह था वो आएगा जो ओवरहेड आएगा, ठीक है। और क्या है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर आया होगा, एनी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर होगा लाइक रॉयल्टी वगैरह जो पेमेंट के लिए वो सब अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तीनों खर्चा मिला के अल्टीमेटली मेरा क्या है, ये बोलो प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तुम लोग फॉर्मेट में देखो अच्छा है, सही करके वो ट्रेडिंग पीरियड नहीं करके एक ही जगह में एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोर्स किया अल्टीमेटली, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको जस्ट यहीं पे माइनस करके डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। इसको जस्ट फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे ट्रेडिंग में करते थे वैसा नहीं करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर्मेट में दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, ऐसे भी कर सकते थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। जो चीज यहाँ पे की वही चीज ही करेंगे। यहाँ पे क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तुम्हारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस ये नेट में होगा, रिटर्न वगैरह माइनस करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्शन से क्या आ गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, राइट, प्राइम कॉस्ट याद है। अब इसको छोड़ के क्या बचा था, ओवरहेड हम वर्ड बोल रहे थे, राइट। तो ओवरहेड जितना भी आ गया सब यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसको हटा दे एक बार के लिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो स्पेस मिल जाएगा, इसको हटा देते हैं, तुम फोटो क्लिक कर लो। अब यहाँ पे क्या है, तू ओवरहेड, अब ओवरहेड का तो बहुत सारा बताया क्या क्या, फैक्ट्री ओवरहेड होगा, देखो एनी इनडायरेक्ट खर्चा होगा, यहाँ पे हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का जो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा वगैरह होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है बुक में रॉयल्टी, हायर चार्जेस वगैरह, हायर चार्जेस और मशीन हो सकता है, हायर चार्जेस, ठीक है। अब इनडायरेक्ट खर्चा, अदर इनडायरेक्ट खर्चा क्या है तुम्हारा, वो भी ओवरहेड ही है, अदर इनडायरेक्ट खर्चा इज आल्सो इट इज एन ओवरहेड। तो बोला अदर इनडायरेक्ट खर्चा वो क्या क्या है, लाइक बोला रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट खर्चा। स्टार्ट वन, ठीक है, दिख रहा है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हम लोग किए थे, सबसे पहले रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, क्या होता है प्राइम कॉस्ट, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बचा ओवरहेड, अभी फैक्ट्री ओवरहेड नाम ले दिया, रॉयल्टी, हायर परचेस, या आप बोल सकते हो रॉयल्टी, हायर परचेस, मीन सॉरी हायर चार्जेस नॉट हायर परचेस, हायर चार्जेस, इनडायरेक्ट खर्चे में कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस एक्स्ट्रा जो भी खर्चा वगैरह ये सब आ गया हमारा, बस क्लोज करना है यहाँ पे। अब बाकी बचेगा तुम्हारा वहाँ पे एक WRP के एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल आएगा क्या, यहाँ सेल तो हम लोग को कॉस्ट थोड़ा सा चेक करोगे। अब देखो यहाँ पे आएगा तुम्हारा बाय बोल के, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ये समझा देते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सर बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो अभी तक कॉस्ट का स्टेटमेंट तुमको दिख रहा था, यहाँ से तब तुम माइनस कर दो, बाय प्रोडक्ट कितना बना
उससे और एक माइनस करेंगे हम। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले चीज अभी हम लोग नहीं कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अभी तक यहाँ तक समझ में व्हाट इज बाय प्रोडक्ट। बाय सपोज इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं, राइट। ये था मेरा रॉ मटेरियल ए, ओके। रॉ मटेरियल ए को हम क्या किया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किए, राइट। अब इसका आउटपुट क्या निकला? एक्स, जो कि ना मेरा क्या है मेन प्रोडक्ट, ओके। अब द नेचर ए से एक्स बनाने का जो नेचर में ऐसा है कि कुछ करने का नहीं, बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड जेट, जिसका बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, कोई पर्पस नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कोकोपेट प्लांट है, हम लोग कोयले से कोक बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं जो भी इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक कोल है उससे हम लोग क्या करते हैं कोक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कोक क्या होता है? ऐसा फ्यूल काम होता है, हीट फायर का इसमें काम करता है, ठीक है। अब क्या उसको बनाने का नेचर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तुम्हारा कुछ क्या है, एक गैस लाइक CO गैस, कोकोपेट गैस क्रिएट होता है, एक तार जनरेट हो जाता है, तार जो कि ना बाद में फिर क्या होता है ऐसा राजा फर्टिलाइजर एक सार होता है फर्टिलाइजर, वो इस बनाने में निकल जाता है। तो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, ये मेरा पर्पस था। अगर दूसरा प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट बन जाए इसका बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, दिस इज माय बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट है मेरा एक्स, प्रोडक्ट जेट मेरा कोई मोटिव नहीं था, इसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, बाय। अब क्वेश्चन है कि इस बाय प्रोडक्ट का अगर मार्केट वैल्यू है तो जितना भी हम बनाया क्वांटिटी इनटू दैट सेलिंग प्राइस, इतना का हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। हम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिपेयरिंग द कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स, बट प्रोडक्ट एक्स को बनाने में जो खर्चा लगा वो तो हम ले लें। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट एक्स को बनाने में मेरा प्रोडक्ट जेड भी जनरेट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, जिसका मार्केट वैल्यू है, इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, इसका वजह से मेरा कॉस्ट कमना चाहिए, राइट। वही कर रहा है तुम्हारा कॉस्ट को, ये दिस इज कॉल्ड, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वही करते हैं। अगर इस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू है तो जो भी प्रोडक्शन हुआ इनटू दैट मार्केट प्राइस हमारा कॉस्ट को कम करेंगे, ठीक है। सिंपली बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक मेन प्रोडक्ट को बनाने का चक्कर में बाय डिफॉल्ट एक दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है जिसका मार्केट में वैल्यू है, बट इसका बनाने का मेरा कोई पर्पस, कोई मोटिव नहीं था, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोसेस। कुछ करने के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट जनरेट होगा, दिस इज माय बाय प्रोडक्ट। पर मेन प्रोडक्ट बनाने का पर्पस था मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का कोई पर्पस नहीं, इसका वैल्यू से कम ही होता है, बट इट हैज सर्टेन मार्केट वैल्यू, सर्टेन मार्केट वैल्यू। अगर सर्टेन मार्केट वैल्यू है, अगर मार्केट में नहीं होता कुछ क्रेडिट नहीं मिलता, मार्केट वैल्यू है वैल्यू पूरा हुआ, जितना क्वांटिटी प्रोडक्शन किया इनटू जितना तुम्हारा मार्केट प्राइस है उतना क्रेडिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिलने का मतलब कॉस्ट कम कर देना, ओके। और तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा हो कि इतना बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ तो उसका कॉस्ट को माइनस करना है, ओके। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट समझ में आया? तो बाय प्रोडक्ट जितना ही बनता है उसकी वजह से बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, तो क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, अब मेरा पर्पस क्या है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स ना, ये जो हम करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? CFG, फिनिश गुड्स। तो जो गुड्स फिनिश नहीं हुआ उसका कॉस्ट को तो अभी हम नहीं कंसीडर करते, वो मेरा माइनस हो जाएगा। मतलब माय क्वेश्चन इज दैट सपोज यहां तक एक खर्चा था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कौन सी ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट था, ओवरहेड लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस अभी तक नहीं आया। यहां तक एक खर्चा था, उसी ओवरहेड को बाय प्रोडक्ट को माइनस किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो गुड्स फिनिश नहीं हुआ उसका भी तो खर्चा यहाँ लगा होगा। सपोज हम प्रोडक्शन के, सपोज प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स हुआ तुम्हारा 1000 टन और तुम्हारा WIP है, WIP में तो क्या अनफिनिश 200 टन। तो 200 टन बनाने में कुछ कुछ तो खर्चा हुआ होगा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, कहीं ना कहीं तो खर्चा हुआ होगा। तो वो तो अल्टीमेटली फिनिश गुड्स बनेगी तो उसका कॉस्ट को माइनस करो, वो फिर नेक्स्ट टाइम जब बनेगा तब उसका कॉस्ट को ऐड करें। तो नॉर्मली यहाँ पे ओपनिंग WIP लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए टू ओपनिंग WIP का अगर कोई खर्चा होता है क्लोजिंग माइनस कर रहे, ओपनिंग को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP को लोग ऐड करके, ओपनिंग WIP अगर होता तो ऐड करो, बिकॉज इस ओपनिंग WIP हैज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स दिस टाइम, तो उसका खर्चे को ऐड करो।
और बाकी जो खर्चा लगा वो उसमें ऑलरेडी घुस गया होगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खर्चा हुआ होगा बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसका कॉस्ट को माइनस करो। क्यों? बिकॉज ये डब्ल्यूआईपी अभी तक फिनिश गुड्स बनी नहीं, बिकॉज मेरा पर्पस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स कैलकुलेट करना। ओके, इसीलिए अगर तुम्हारा क्वेश्चन कोई डब्ल्यूआईपी है तो बाई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है, ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा। क्यों होगा समझ में आया? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि पर्पस क्या था मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड बनाना। जो अनफिनिश्ड है ये क्या है, तो अनफिनिश्ड है ना, अनफिनिश्ड है तो उसका कॉस्ट को माइनस करो बस। अब अल्टीमेटली तुमको क्या, तुम देखोगे ये हमेशा ज्यादा रहेगा खर्चा, ऑब्वियसली यही तो एक्सपेंडिचर साइड है, ये थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलेगा और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का है उसको तुमको माइनस करना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा तो ऐड करना है। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारा कैलकुलेट होगा जाके व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दिस विल बी माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स। अब जाके मेरा गुड्स फिनिश हो, एक गुड्स बनाने के लिए मुझे एक चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है, उसमें बनाए, उसमें क्या लगा, लेबर लगा, लेबर लगा, एक्सपेंडिचर लगा, ओवरहेड लगा, ओके, उसे क्या माइनस होगा, बाय प्रोडक्ट माइनस हुआ, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, राइट, तब जाके फिनिश गुड्स बना, राइट। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लास्ट टाइम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करते हैं, इस साल ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था उसमें काम हुआ, उसको ऐड करेंगे हम लोग, प्लस डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिया। अब बाय प्रोडक्ट का जनरेट हुआ होगा, मार्केट में सेल की से क्रेडिट मिला, बेनिफिट मिला, हमको खर्चा कम हो जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करना बिकॉज़ हमको फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? यही हम लोग को आज न्यू सीखना था, ये हम लोग का लर्निंग था, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो हमसे, उसके बाद तो हम लोग बताइए क्या करना है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिर से हम बता रहे हैं क्या है, एक मैन्युफैक्चरर जो कॉस्ट जो भी फिनिश गुड्स बनाता है उसी का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट करना है, राइट। तो जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं उसमें तीन चीज इन्वॉल्व है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर्स। उसमें एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा, स्टॉक नहीं, कंज्यूम कितना यूज किया, दैट इज माय एक्सपेंडिचर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज योर डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब डायरेक्ट वेजेस क्या था, अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो मेरा मैन पावर इन्वॉल्व है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, डायरेक्ट वेजेस नॉट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या था, इस प्रोडक्ट को बनाने में प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो मेरा एक्सपेंडिचर दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा मेरा। बाकी ओवरहेड क्या था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, ऑल माय ओवरहेड। ओवरहेड में भी दो बहुत सारे कैटेगरी, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या फिर इनडायरेक्ट खर्चे जो भी व्हाटएवर बोलो, अल्टीमेटली ओवरहेड ही है, तो यहाँ पे ओवरहेड बोलो तुम्हारा खर्चा आएगा। तो अल्टीमेटली यही सब मेरा खर्चा लगा प्रोडक्शन में। अब इस प्रोडक्शन करते वक्त कुछ बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ होगा मेरा, तो बाय प्रोडक्ट क्या है, जब मेन प्रोडक्ट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट बिकॉज़ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द मटेरियल ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है, इसका मार्केट में सर्टेन वैल्यू है तो हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, हम कुछ ना कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रहता है हमेशा ऑन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, जब भी हमको कॉस्ट बनाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 31 मार्च को बनाया तो उस पर्टिकुलर डेट में कुछ ना कुछ तो अनफिनिश रहेगा, राइट। तो अनफिनिश स्टॉक, अब मेरा पर्पस हम क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स बना रहे हैं, जो अनफिनिश था उसमें जो खर्चा लगा वो उसको माइनस कर तुम्हारा आ जाएगा। अल्टीमेटली जो फिनिश गुड्स बनाया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, क्लियर। एक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसका फॉलो क्लिक करो। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो समझ में आया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉस्ट शीट कैसे हम लोग बनाते हैं, होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये सब जो हम लिखा है नोट्स वगैरह कॉपी में अच्छे से अपडेट कर लेना। देखो पास करने के लिए तो बुक है, पर नॉलेज हम सब बुक से नहीं मिलने वाला, कुछ एक्सपीरियंस की भी जरूरत होता है,
ठीक है, तो ये सब चीज़ को अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करके रख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट और इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, राइट। तो नॉर्मली जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग अभी तक करते आए हैं उससे ये ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट हम स्टार्ट करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा पर्पस क्या है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, राइट। एक पर्पस है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स, नॉट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर होता तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, याद रखिए। फिनिश गुड्स है तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। प्लस यहाँ पे क्या परचेज आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पे बोलो, क्या है परचेज कहाँ से आएगा यार, ट्रेडिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आएगा, यही तो डिफरेंस है। अगर तुम एक ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता या बनाती तो वहां पे क्या था, परचेज बोल के आता, पर यहाँ तो हम लोग बना रहे थे नॉट परचेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में तुम जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था और बाय ट्रेडिंग अकाउंट किया था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। अब इससे माइनस हो जाएगा तुम्हारा व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके तुम्हारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे नॉट परचेज, और परचेज और तुम्हें यहाँ पे मिलेगी नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल फिनिश प्लस वो जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट किए थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट किए थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू मास ट्रांसफर हो गया है ना, वहाँ बाय ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये याद रखें, यही बस डिफरेंस है, बाकी जो अभी तक सीखे थे सेम। हाँ, कोई परचेस नहीं आएगा, जो आने का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आने डायरेक्ट वेजेस जो भी, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ बस स्टॉक था इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये मेरे पास क्लोजिंग, ये सेल किए बाय सेल, ठीक है, और ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गई, क्लोजिंग स्टॉक फॉर फिनिश गुड्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी बैलेंस फिगर या बाय जीएल ग्रॉस लॉस बैलेंस फिगर। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, नेक्स्ट पीएल अकाउंट आता है। जैसे पीएल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे जितना बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हम लोग करते हुए आए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब तुम लोग सर कैसे समझे कि कौन सा पीएल अकाउंट में कौन सा, समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो था, जो आने का था, वो तुम्हारा वहाँ पे आ गया है। कुछ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जैसे कि तुम्हारा कुछ खर्चा है वहाँ पे नहीं आता, तो बाकी सब यहाँ पे आएगा। अब ये एक दो सम्स हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो कंसेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ जो है सी फॉर्मेशन का वहाँ से करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो अभी हम लोग क्या देखें कि बोर्ड में हम लोग देखें कि सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या हमको बेसिक नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें हम लोग सब देख लीजिए कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट, बाय प्रोडक्ट का एडजस्टमेंट, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मेरा पर्पस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स जितना बनाए हम उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना। जो अनफिनिश गुड्स है डब्ल्यूआईपी, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके जो बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है उसका भी कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमेशा याद रखना, यहाँ पे लास्ट में किया तुम स्टार्टिंग में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट जो अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं कि इसे कैसे करें। उसके बाद जब ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स सेल आएगा, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉट परचेस। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करते हैं जस्ट। मिस्टर बीमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूस सोप्स, साबुन बनाता है। फॉलोइंग डिटेल्स दिया हुआ है 31 मार्च 20 का। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कहाँ आना चाहिए, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। डब्ल्यूआईपी है
तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। क्लोजिंग WIP ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट में वहाँ पे आएगा मैन्युफैक्चरिंग। क्लोजिंग WIP वहीं पे। परचेज बोला है, परचेज मीन्स व्हाट, कहाँ जाएगा, साइलेंट है। परचेज मीन्स व्हाट, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बोल रहा है तो रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल करके रॉ मटेरियल कंज्यूम हम कैलकुलेट करेंगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। हायर चार्जेस ऑफ मशीन इतना पर यूनिट मैन्युफैक्चर, मशीन का हायर चार्जेस कहाँ आना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फैक्ट्री का हायर चार्जेस क्या, इनडायरेक्ट खर्चा, वो तुम्हारा PL अकाउंट में तुम लिखो, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड इतना पर यूनिट मैन्युफैक्चर, इतना पर क्लोजिंग WIP, तो समझ में आया। क्लोजिंग जो वो खर्चा भी तुम्हारा अल्टीमेटली वहाँ पे आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1,80,000, यूनिट बना कितना 5 लाख, बोला प्रिपेयर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्या करेंगे, ओपनिंग WIP से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट वैल्यू दोनों दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कितना था कैलकुलेट किया हो, देखो डायरेक्ट वेजेस बोला था ना 80 पर जितना यूनिट बना उसके लिए 80 पैसा, ठीक है। और जो कितना यूनिट बना था, 5 लाख यूनिट बना था, WIP कितना था 12,000 था, और WIP के लिए लगा था 0.40, जो आधा काम जिसमें हुआ था आधा अधूरा उसके लिए 40 पैसा पर यूनिट में लगा, और जो कंप्लीट हो चुका था उसके लिए 80 पैसे लगा थे। टोटल खर्चा तो लगा ही अल्टीमेटली मेरा। ये मत समझना कि WIP है मतलब उसका खर्चा पहले आएगा, खर्चा बाद में फिर हम लोग माइनस करेंगे बाय क्लोजिंग WIP बोल के, पहले तो आएगा ना। तो यहाँ पे तुम्हारा 5 लाख जो प्रोडक्शन हुआ उसका भी वजह से आएगा, जो WIP है उसका भी वजह से यहाँ पे आएगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखो हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी कैसे कैलकुलेट किया था, बोला था जितना यूनिट बना उसके ऊपर 60 पैसा करके, क्वेश्चन ने बोल दिया था यहाँ पे। हायर चार्जेस देखो यहाँ पे कहाँ गया, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बोला है, तो जितना बनाए हैं, तो तुमको प्रोडक्शन यूनिट कितना है तुम्हारे यहाँ पे 5 लाख बोल दिया। समटाइम्स क्वेश्चन है प्रोडक्शन कितना नहीं बोलेगा, तो तुमको कैलकुलेट करना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक दे देगा फिनिश गुड्स का, सेल दे दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। वो पेरेंट इक्वेशन है, एक इक्वेशन नोट कर लो, अगर एग्जाम में नहीं दे ये इक्वेशन हमेशा याद रखना तुम, दिस इज कॉल्ड पेरेंट इक्वेशन, हमेशा याद रखना। जो ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा पास, ठीक है, प्लस जो प्रोडक्शंस हुआ, ये मेरा पास इतना ओपनिंग स्टॉक था, फिनिश गुड्स का इतना प्रोडक्शन, ये कहाँ जाएगा, आइदर सेल हुआ होगा और बाद में क्लोजिंग स्टॉक हुआ होगा, बस ये तुमको याद रखना। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग है तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। इफ़ आई आस्क यू प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो क्या होगा, प्रोडक्शन इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला भूल जाओ, जितना सेल किए थे प्लस क्लोजिंग स्टॉक इतना है माइनस ओपनिंग स्टॉक, बाद में प्रोडक्शन हुआ होगा, तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर तुमको बोले सेल कैलकुलेट करो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, प्रोडक्शन दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इतना था प्लस हम प्रोडक्शन किए इतना, बचा हुआ इतना है, तो बाद में कहाँ गया, सेल हो गया। तुमको अगर बोला क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो तो कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था इतना प्लस प्रोडक्शन हुआ इतना, सेल हुआ इतना, तो दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इक्वेशन याद रहे, फॉलो क्लिक कर लो। समटाइम्स प्रोडक्शन सेल्स वगैरह का फिगर मिसिंग रहता है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। एनीवे तो नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, हायर परचेज वाला था, डायरेक्ट वजह से आ गया तुम्हारा हायर परचेज था। हायर परचेज और मशीनरीज कितना है, हायर परचेज और मशीनरीज 60 पैसा इंटू 5 लाख, 5 6 30, तो 3 लाख का था, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा डायरेक्ट खर्चा था ना, बाद बाकी इनडायरेक्ट खर्चा, ओवरहेड क्या किया था तुम्हारा क्वेश्चन, रिपेयर मेंटेनेंस मेरा ओवरहेड चले जाएगा, ठीक है। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री था 2,20,000 है, ये भी मेरा ओवरहेड चले जाएगा। इनडायरेक्ट खर्चा है, कॉमन खर्चा है, जो कि ना बोल दिया कि इसी पर इससे रिलेटेड है, खत्म। क्लोजिंग WIP का वहाँ पे चले जाएगा, बाद में जो बचा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, 5 लाख यूनिट का, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट है, एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अगर एग्जाम में यूनिट्स है तो यूनिट शो करने पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ, कहाँ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। WIP का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेटर कैरेज ऑन परचेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में ना मैन्युफैक्चरिंग में, कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। परचेज रिलेटेड जो भी खर्चा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ठीक है। वेजेस कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। सैलरीज PL में जाएगा। टेलीफोन पोस्टेज PL में। रिपेयर्स टू ऑफिस एक्सपेंडिचर्स PL। कैसेट बैंक ये सब तो ऐसे। रिपेयर्स टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में। परचेजेस ये भी परचेजेस है तुम्हारा, वहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी तो एसेट लायबिलिटी तो हम लोग पता ही है। सेल ऑफ स्क्रैप बाई प्रोडक्ट है ना, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब बाई प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे बाई जैसे कि बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, कुछ स्क्रैप भी जनरेट होता है, उसका ही मार्केट में वैल्यू है, तो सेम चीज़ माइनस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो सेल है नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा। तो फिर नीचे खर्चे तो रेंट है, लाइटनिंग है, जनरल एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल, फिर फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स। सैलरी एंड वेजेस अनपेड were respectively 9,000 and 2,000। सैलरीज 900 अनपेड है एंड 2,000 वेजेस अनपेड। तो वेजेस के साथ ऐड हो जाएगा, सैलरीज के साथ ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग खर्चा बोल के फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चले जाएगा। एक PL में जाएगा, एक तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, राइट। मशीन का डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट PL में चले जाएगा। ऑफिस प्रेमाइसेस ऑक्युपाइड 1/4 ऑफ टोटल एरिया। तो जो ऑफिस का रेंट था उसमें से एक फैक्ट्री वाला पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले जाएगा। तो बाकी जो 1/4 है जो फैक्ट्री का बाहर है वो तुम्हारा PL अकाउंट में आ जाएगा, या फिर ओवरहेड बोल के हम दिखा सकते हैं वहाँ पे। लाइटनिंग इज़ टू बी चार्ज टू 2/3 एज फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। तो लाइटिंग का जो भी खर्चा था 2/3 वहाँ चले जाएगा एंड 1/3 यहाँ आ जाएगा। तो देखो अब ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग बना रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग WIP अगर रहता तो यहाँ पे आता, तो है ओपनिंग WIP यहाँ पे है, चेक कर लेना। हाँ है, ओपनिंग स्टॉक WIP है ना, 9,500 आ जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। वेजेस आएगा, वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, राइट। कैरेज ऑन परचेसेस आ गया, रिपेयर्स टू प्लांट आ गया, ठीक है। अब जो रेंट का कितना पोर्शन यहाँ पे आएगा, जितना फैक्ट्री से रिलेटेड था, कितना आएगा बोला था, फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट का 1/4 टोटल एरिया ऑफिस है, बाकी 3/4 मतलब क्या फैक्ट्री का है। एक में से 1/4 तुम्हारा ऑफिस एरिया है, बाकी 3/4 क्या फैक्ट्री एरिया। तो रेंट का 3/4 यहाँ आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सेम लाइटनिंग, जो लाइटिंग का खर्चा है 2/3 बोला फैक्ट्री, 1/3 ऑफिस, तो 2/3 टोटल खर्चे का इंटू 2/3 कहाँ आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आना चाहिए। बाकी 1/3 वहाँ जाएगा, PL में जाएगा। अब प्लांट का डिप्रीशिएशन आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होगा कि फैक्ट्री का अंदर का जो भी खर्चा वो तुम्हारे यहाँ पे आएगा, फैक्ट्री का बाहर वाला सब PL अकाउंट में चले जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो फैक्ट्री का अंदर का क्या क्या खर्चा तुम्हारा, एक तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वगैरह, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर के साथ साथ बाकी जो ओवरहेड होता है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन सा वाला आएगा बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का रिलेटेड जो जो खर्चा है वो आएगा। इसलिए देखो रिपेयर्स टू प्लांट आ गया, रेंट आ गया, लाइटनिंग आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये सब फैक्ट्री के अंदर का है, ठीक है। और वहाँ पे क्लोजिंग में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप जो क्रेडिट हम बोल रहे थे, बाय प्रोडक्ट का जगह यहाँ पे स्क्रैप दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग WIP। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट जो कॉस्ट आया होगा, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 1,19,000। अब ये आ जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास ऑलरेडी फिनिश गुड्स था प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ से ट्रांसफर आया, हम सेल किए क्लोजिंग स्टॉक, तो एक तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तुम्हारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब PL अकाउंट जैसे नॉर्मली हम लोग करते, बाद बाकी जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा वगैरह था, सैलरीज, टेलीफोन, रिपेयर्स टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, कॉमन खर्चा जितना भी तुम्हारा, रेंट, ऑफिस एरिया वाला, लाइटनिंग, जनरल एक्सपेंस, PBT, ठीक है। PBT का भी यहाँ देखा ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन दिया हुआ है साथ, वो लोग क्या नेट में किया है। क्लोजिंग प्रोविजन बोला है 1,67,200 का 1%, मेरा पास ओपनिंग था 1,650, तो नेट में 22 ही करेंगे हम, ठीक है। आइए तुम रिवर्स कर दो या फिर नेट में करो, एक ही बात है, याद आ रहा है। अब PBT का लेजर भी खोलेंगे तो बाई ओपनिंग PBT दिखेगा तुमको कितना 1,650, टू यहाँ पे क्लोजिंग 1,670, नेट में PL में कितना आएगा 22 ही आएगा ना, 22 रुपीज़ आएगा ना, याद आ रहा है PBT का। तो बस वहाँ पे और एक इनकम था कमीशन रिसीव, तो ये तुम्हारा आगे नेट प्रॉफिट। तुमको कन्फ्यूजन बस ये है कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा PL है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड जो जो खर्चा है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, आ जाएगा। बाद में जो भी है तुमको तुम्हारा PL अकाउंट में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में यही इतना ही आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, वहाँ सेल, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। अब बाकी बैलेंस शीट तुम लोग जैसे करके आ रहे हैं, ट्रेडर के केस में भी, मैन्युफैक्चरर के केस में भी सेम ही आएगा, वहाँ पे नया कुछ भी यहाँ पे नहीं। सिर्फ बैलेंस शीट में तुम्हारा स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आएगा, दोनों आएगा,
ठीक है। अब टेस्ट ऑफ नॉलेज वगैरह ये सब देख लेना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये सब तुम लोग का होमवर्क रहा। अब तुम लोग का काम क्या, कंपाइलर्स, इसमें जो भी सम्स वगैरह है एक्सरसाइज में कर लेना कंपाइलर, एंड तुलसियान का मैट का जो बाकी सम्स है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो सब करना है। तो कोई डाउट है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा फिर से, रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, WIP का ओपनिंग वाला आएगा, क्लोजिंग वाला आएगा। WIP इसलिए एडजस्टमेंट करते हैं बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स बनाना है, तो जो नहीं बना उसी WIP क्लोजिंग वाला माइनस करते, ओपनिंग WIP इसलिए ऐड करते बिकॉज ये तो इस बार बन चुका होगा। ओके, उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो आएगा, बाकी अदर देन जो फैक्ट्री का बाहर का जो भी खर्चा वगैरह, कॉमन खर्चा वगैरह, ठीक है, सैलरी फैलरी, ये सब तुम्हारा PL अकाउंट में जैसे आ रहा था वैसे आएगा। प्लांट का डिप्रीशिएशन है तो वहाँ आएगा, प्लांट का अंदर कोई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह तो वहाँ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ से जो ट्रांसफर हो क्या है मैन्युफैक्चरिंग वो आएगा, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। बाद बाकी तुम्हारा PL अकाउंट का जैसे कर रहे थे हम लोग वैसे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी बैलेंस तुम लोग को पता ही जैसा चल रहा था सेम में, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज़ ऐड होगा, रॉ मटेरियल भी आएगा, WIP भी आएगा, और फिनिश गुड्स भी, तीनों क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आएगा, अलग अलग करके WIP भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगा, राइट। चलो आज से क्लास में पेंट करते हैं।